तो हमारे पास अमूल्या जैसी अमूल्य निधि है। आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, प्रोडक्ट ने उस बाप की के इकलौते बेटे की जान बचा दी कि जिंदगी की ख्वाहिशें अगर जिंदगी में पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। कि हर घरों में जितना भी पैसा खाने पीने में लगता है उससे कहीं कहीं किसी परिवार में तो उससे ज्यादा दवाओं में, डॉक्टर की फीस में, जांच में जा रहा है। नमस्कार साथियों, अमूल्या वाणी के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि सफलता की कहानियां चुनिंदा लोगों के साथ, चुनिंदा परिश्रम के साथ सही दिशा में करी गई उस मेहनत का परिणाम होती हैं, जिस मेहनत से आप केवल अपनी जिंदगी नहीं बल्कि कई सारे लोगों की जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आते हैं। और उसी बदलाव की सीरीज में आज हमारे साथ बनारस जैसी पवित्र धरती से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन को ना केवल बदला बल्कि अपने साथ कई सारे लोगों के जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण मुकाम लेकर उन्होंने प्रस्तुत करा है जिससे अपने साथ कई सारे लोगों की जिंदगियों में 360 डिग्री का परिवर्तन आया है। और वो परिवर्तन आज वो आप सबके साथ साझा करने वाले हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ उपस्थित हैं अमूल्या हब्स में डायरेक्टर क्लब अचीवर मिस्टर राजेश कुमार दीक्षित सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। तो इस जर्नी को आगे समझने के लिए सबसे पहला सवाल सर आपके साथ जी, कि वो लोग जो आपको पहली बार देख रहे हैं, वो लोग जो अमूल्या से नए नए जुड़े हैं और उनको राजेश कुमार दीक्षित जी का नाम है उससे अगर वो विदित नहीं है, तो उनके लिए प्रारंभिक जर्नी से लेकर अब तक की जर्नी में राजेश कुमार दीक्षित जी का परिचय क्या होगा? देखिए सर, मैं स्टूडेंट लाइफ से, मैं छात्र राजनीति में रहा। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता रहा। क्योंकि उस दिनों हुआ क्या था कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस यूनिवर्सिटी में काफी ऐसे लड़के जो जेन्युइन थे, जिनका एडमिशन होना चाहिए, उनका एडमिशन नहीं हुआ और कुछ फर्जी एडमिशन हुए थे। उसको लेकर के जब मैं आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, और मेरे आंदोलन के बाद 778 फर्जी प्रवेश निरस्त भी हुआ। और वहीं से एक ऐसा टर्निंग आया कि मैं पढ़ाई से टर्न होकर के मैं राजनीति की तरफ आ गया। और मैं फिर विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ पदाधिकारी भी रहा 92-93 में। उसके बाद मैं अन्य कई संगठनों से जुड़ा रहा, सामाजिक संगठनों से। और मैं संगठनों के साथ साथ मैं राजनीति में आया, और राजनीति में आने के बाद मैं प्रदेश स्तर तक की राजनीति में भी रहा। और उसके बाद एक घटना घटती है कि एक अमूल्या के ही पुराने साथी थे, एक बार मुझसे मिलने के लिए आए। और जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने हमसे अमूल्या के बारे में बताया, तो मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। मेरे दिमाग में भी आया कि वैसे ये भी होगी। और उन्होंने मिलने के बाद कुछ दवाएं हमको हमारे पास रख गए कि सर ये बुखार है, प्लेटलेट्स है, या और कई 3-4 दवाएं हमारे पास रख गए। और उसके बाद एक घटना ये घटती है कि हमारे एक जानने वाले थे, वो एकलौता, माँ बाप का एकलौता लड़का था जो कि बीटेक MBA करके दिल्ली में सर्विस करता था। उसको डेंगू हो गया था, और पूरे दिल्ली में इलाज कराने के बाद जब 12,000 प्लेटलेट्स आ गया तो उसने रोते हुए अपने पिता को फोन किया कि पिताजी मुझे बुला लीजिए, मैं नहीं बचूंगा। तो उनके पिताजी ने फ्लाइट में जगह देखी, नहीं मिली। उसके बाद किसी तरह से उन्होंने ट्रेन में एक बर्थ की व्यवस्था की। लड़का जब दिल्ली से चला तो उस समय 12,000 प्लेटलेट था उसका। आश्चर्य करने वाली बात है, ट्रेन में बैठने के बाद वो अचानक बेहोश हो गया। और ट्रेन के जो उसके कोच के जो अटेंडेंट होते हैं, उसने देखा कि बेहोश हो गया लड़का, तो उसको AC फर्स्ट का एक कूपा की AC बंद करके उन्होंने उसमें लिटा करके कंबल ओढ़ा दिया। जब सुबेरे उसका पिता स्टेशन पे लड़के को लेने गया कि भाई कल रात में लड़के से बातचीत हुई थी, तो स्कूटर से गया लेने के लिए, तो लड़का अपने सीट पे गायब। लड़का सीट से गायब तो घबरा गए। तो उन्होंने अटेंडेंट से पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर क्या आप ही का लड़का है? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी अनाउंसमेंट करने वाला था। बोले क्या हुआ? बोले कल रात से ही बेहोश पड़ा हुआ है। उनके पिताजी घबरा गए, और घबराने के बाद उन्होंने कहा कहाँ है? गए तो देखे सांस चल रही थी। फिर उन्होंने ऑटो रिक्शा रिजर्व किया, हमारे यहाँ एक डॉक्टर है उनके पास लेके आए, जहाँ अपनी ऑफिस है उसी के बगल में। बहुत अच्छे डॉक्टर है, नामी गामी डॉक्टर है। वहां जब जांच हुई तो प्लेटलेट से 9,000 आ गया। और
उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो इकलौते लड़के को जहां जहां लेके गए किसी ने भर्ती नहीं किया, सबने मना कर दिया। तो उनके एक मित्र थे, बनारस में पांडेपुर एक जगह पड़ती है, तो एक उनके मित्र थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब मुझे पता है कि मेरा लड़का नहीं बचेगा और जब तक सांस चल रही है उसको आप रख लीजिए। तो उन्होंने रख लिया। उसके बाद एक हमारा बहुत खास लड़का था, उन्हीं का बहुत खास मित्र भी था, तो उसने इनको फोन किया अमूल्या के बारे में बताने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी मैं क्या बात करूं आपसे, मेरे घर तो रोना पिटना चालू हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मेरा इकलौता लड़का, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है वो नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप रखिए फोन और मैं अभी बात करता हूँ। उन्होंने फिर हमसे बात किया, बोले कि सर जो डॉक्टर साहब आए थे जो अमूल्या की बात कर रहे थे, वो क्या उसमें डेंगू की दवा है क्या? हमने कहा हाँ है तो, लेकिन मिलेगी नहीं। बोले क्यों? हमने कहा न तो बनारस में कोई ऑफिस है, न तो बनारस में कोई फ्रेंचाइजी है, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है, हमारे मित्र हैं, उनका एकलौता लड़का है, ये स्थिति है, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो सर मैं आपको बताऊं कि मुझे भी जानकारी सिर्फ नाम की थी, लेकिन अमूल्या इतनी अच्छी कंपनी है मुझे पता नहीं था। तो मैंने उससे कहा यार जब दिल्ली से लेकर बनारस तक सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो तुम काहे चक्कर में पड़े हो? मान लो हम इसकी दवा दे दें कंपनी की और उसी समय वो एक्सपायर हो जाए, फिर क्या होगा? ये होगा कि पता नहीं कैसी दवा दे दी, हमारा लड़का एक्सपायर हो गया। मैंने उसको मना किया तो उसने कहा कि नहीं सर मेरे मित्र हैं, इकलौता लड़का है भैया, किसी तरह से दवा दे दीजिए, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। सर मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब उससे कहा कि अच्छा हो, पत्नी के लिए मैंने लिया हुआ था, वो मेरे पास आया और मैंने उसको 7 खुराक दवा दिया। 1 खुराक उस दिन के लिए, 3 खुराक कल के लिए, 3 खुराक परसों के लिए मैंने दवा दी थी। मैं राजनीति में था, मैं सामाजिक कार्यों में था, अपना व्यस्त हो गया। उसके बाद तीसरे दिन फोन किया, खबड़ा के फोन किया, भैया भैया कहाँ है? मेरे दिमाग में आया कि लग रहा है कोई लफड़ा हो गया, इसने दवा दिया होगा और कोई न कोई बवाल जरूर हो गया है। तो हमने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि नहीं बताइए पहले आप हैं क्या? मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक वो मेरे पास नहीं आया मैं ये सोचता रहा कि लग रहा है कि कोई घटना घट गई। फिर वो मेरे पास आया, हमने कहा क्या हो गया? बोला चमत्कार हो गया। तो मेरे थोड़ा शांति मिली। फिर दोबारा कहा नहीं कुछ मत पूछिए, चमत्कार हो गया। तब मैंने डांटा, हमने कहा यार आगे बढ़ो, तुम चमत्कार चमत्कार की बात बता रहे हो। तो उसने कहा कि भैया पहला खुराक दिया तो 1600 प्लेटलेट्स बढ़ा और दूसरे दिन जब 3 खुराक दिया तो 28,000 प्लेटलेट्स बढ़ा और 9,000 पहले से था। अब लड़का खतरे से बाहर हो गया है। अब वो दवा अमृता तुलसी कहाँ मिलेगी? अगर दिल्ली कहीं भी मिलेगी हिंदुस्तान में, मैं मोटरसाइकिल से जाके लाऊंगा, लेकिन वो दवा मुझे चाहिए। और फिर मैंने एक डॉक्टर का पता बताया, वो गया वहां से दवा लाया, लड़के ने खाया और उसके बाद आज बिल्कुल ठीक है। वो दिल्ली में फिर से सर्विस कर रहा है। तमाम राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में व्यस्तता और काम के बाद मैं एक संस्कृत महाविद्यालय में उसका प्रबंधक भी हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात क्लिक किया कि इस कंपनी की इस प्रोडक्ट में इतना दम है कि जो दिल्ली तक जिसको जवाब मिल गया और इसके प्रोडक्ट ने उस बाप की के इकलौते बेटे की जान बचा दी। और मैं आपको बताऊं उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि सारा काम भले मेरा होता रहेगा, कम होगा, लेकिन मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करूंगा। उस दिन मैंने निर्णय लिया। उसके बाद एमडी सर बनारस गए, मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा कि पंडित जी अपने बैठने के लिए एक जगह देखिए और फिर अमूल्या की ऑफिस का निर्माण हुआ। 4 फरवरी 2018 को विधि विधान से पूजा पाठ करके वो ऑफिस हम लोगों को मिली और तब से हमने वहाँ काम स्टार्ट किया। मैं आपको बता रहा हूँ इतनी मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आज की डेट में है कि किसी को कुछ भी होगा तो हमारे पास अमूल्या जैसी अमूल्य निधि है। इसीलिए आप मेरे अगर व्हाट्सएप पे देखेंगे तो हमने उसमें लिखा है अमूल्या एक अमूल्य निधि, और अमूल्या को मैं जी रहा हूँ। हिंदुस्तान में मैं तो नहीं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई कंपनी होगी। और दूसरी चीज, मैंने एक चीज और महसूस किया कि दुनिया में सिर्फ 2 समस्याएं हैं, एक बीमारी, दूसरी बेरोजगारी, तीसरी कोई समस्या नहीं है। और इसके माध्यम से बीमारी और बेरोजगारी दोनों दूर की जा सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं अमूल्या में आया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे छात्र राजनीति के साथ में आप धीरे धीरे करके अलग अलग मुकामों में अलग अलग चीजों के साथ आपने अमूल्या हब्स को देखा और एक इंसिडेंट ने आपको अमूल्या हब्स को ज्वाइन करने में आपकी मदद करी। एक चीज है कि वो इंसिडेंट हो सकता है उसने आपकी मदद बहुत अच्छे से करी हो, जिसमें आप अमूल्या के प्रति आपका ट्रस्ट बढ़ गया हो, जहां पर
हम बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ बिलीफ आपका अमूल्या के प्रति आ गया, लेकिन पॉइंट ऑफ बिलीफ से पॉइंट ऑफ कमिटमेंट, यानी कि वो टर्निंग पॉइंट के बाद आपने डायरेक्टर क्लब अचीव करा, वो टर्निंग पॉइंट क्या था और टर्निंग पॉइंट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार जब मैंने अमूल्या ज्वाइन कर ली, जब मेरी पहली मुलाकात एमडी सर से हुई, तो इनसे मिलने के बाद जब इनके विचार को मैंने समझा और इनके उद्देश्य को लेकर के, जैसा कि सर बताते हैं कि बहुत सारे इंटरव्यू मैंने लिए, लोगों को नौकरी भी मिली, और मैं एक चीज जानता था कि जब आदमी स्टूडेंट लाइफ में होता है तो उसको बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन समय के साथ सपने भी मर जाते हैं, फिर आदमी मजबूरी में जीवन जीता है और अपने सपने को लेके चला जाता है। लेकिन जब अमूल्या के साथ मेरी एमडी सर के साथ मुलाकात हुई, मैंने अमूल्या के विजन को जाना, और ये तो मैं समझ चुका था कि यहाँ बीमारी और बेरोजगारी दोनों का समाधान है। तो एमडी सर के मिलने के बाद मैंने निर्णय लिया कि इस माध्यम से समाज के, देखिए आज की डेट में भगवान से ज्यादा कठिन है जॉब मिलना, जो बेरोजगारी का आलम है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि बीटेक करने के बाद आज नौकरी ढूंढ रहे, नहीं मिल रही है, तो सामान्य बीए में करने वालों की क्या स्थिति होगी। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये अमूल्या एक एथिक्स वाली कंपनी है और इसके उद्देश्य बहुत बड़े हैं, और जिस उद्देश्य को लेकर के अमूल्या चल रही है उसमें हम सबको मिल करके एक काम करना है। अगर इस समाज के 100-200 लोगों के भी सपने को पूरा करने में अगर हम उनके सहयोगी बन सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, तो हमारे ख्याल से इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जिंदगी की ख्वाहिशें अगर जिंदगी में पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। सही बात है आपकी कि जब आप छात्र का जीवन जीते हैं तब आपके सपने बड़े होते हैं, क्योंकि हो सकता है छात्र जीवन में आपको जिंदगी की वो सच्चाइयां ना पता हो जो घटित होने वाली हैं या घटना जो बनने वाली है। और जो जनरेशन आती है, हर बार जो नई जनरेशन आती है वो अपने आप को पिछली वाली जनरेशन से बहुत बेहतर और बहुत उत्तीर्ण मानती है, लेकिन एक समस्या जो हर एक जनरेशन के साथ बढ़ती जाती है कि उसका जो स्ट्रगल होता है, उसका जो जीवन को जीने का एक संयमित चुनाव होता है, उसको चुनने में उतनी ही कठिनाई बढ़ती जाती है, और ये हर जनरेशन के साथ होता है। आपने बोला कि बेरोजगार और बीमारी, दो चीजों को अमूल्या ने वहां पर आपके लिए सॉल्व करा है। जहां तक अमूल्या का एक विजन और है इस बेरोजगारी और बीमारी के साथ में, जिसको अमूल्या ने एक बहुत अच्छा नाम दिया है, जिसका नाम है स्वास्थ्य मित्र। और जब हम स्वास्थ्य मित्र की परिकल्पना देखते हैं तो स्वास्थ्य मित्र हर एक वो व्यक्ति या हर घर में रहने वाला वो व्यक्ति जिसको हेल्थ की बेसिक जानकारी है, उसको इतना पता है कि अगर आपकी आंखें पीली पड़ रही हैं तो इसका मतलब है आपके लीवर या किडनी में से किसी एक अंग में आपके कोई फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अगर आपके नेल्स पीले पड़ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। और इस तरीके से वो स्वास्थ्य मित्र की जानकारी, एमडी सर का जो विजन है कि भारत के हर घर में होना चाहिए, उस स्वास्थ्य मित्र ने आपकी और आपकी टीम की और आपकी ग्रोथ की किस तरीके से मदद करी आज इस मकाम पर आने। देखिए, स्वास्थ्य मित्र का एमडी साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, लेके आए हैं, यह बहुत ही जरूरी था और बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आज स्थिति है कि कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में बीमारियां नहीं है, और सभी बीमार हैं देखा जाए तो। और आज डॉक्टरों की इतनी कमी है कि किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए तो बहुत बड़ी भीड़ है। तो जो स्वास्थ्य मित्र का सर ने कॉन्सेप्ट दिया है अमूल्या में, वो इतना जरूरी है कि अगर स्वास्थ्य मित्र का ट्रेनिंग अगर हर घर में एक व्यक्ति स्वास्थ्य मित्र की ट्रेनिंग ले ले, तो वो समझ लीजिए कि वो अपने घर को सुरक्षित भी रख सकता है और उससे उसका बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि सर, जब आप देखिए कि अगर किसी के घर में एक आदमी भी बीमार होता है तो पूरा घर परेशान रहता है। मेंटली हरासमेंट होता है, शारीरिक हरासमेंट होता है क्योंकि दौड़ भाग करनी पड़ती है, और आर्थिक हरासमेंट भी होता है, पैसे भी जाते हैं। लेकिन अगर उस घर में स्वास्थ्य मित्र है तो अमूल्या के माध्यम से, अपनी नॉलेज के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो जानकारी के अभाव में बढ़ जाती हैं, अगर वो स्वास्थ्य मित्र का कोर्स कर लेता है तो वो अपने घर को भी सुरक्षित रख सकता है, अपने पास पड़ोस की भी मदद कर सकता है। और उससे क्या होगा, एक तो फालतू दौड़ भाग बचेगी, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी चीज ये है कि पैसा भी बचेगा। आज स्थितियां हो गई हैं कि हर घरों में जितना भी पैसा खाने पीने में लगता है, उससे कहीं कहीं किसी परिवार में तो उससे ज्यादा दवाओं में, डॉक्टर की फीस में, जांच में जा रहा है। अगर ये चीजें बचेंगी तो आप सोचिए कि समय भी बचा,
पैसा भी बचा, और वो पैसा अगर उस परिवार के डेवलपमेंट में लग रहा है तो उस परिवार का डेवलपमेंट में भी योगदान हो गया। तो ये स्वास्थ्य मित्र का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है और बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। और अपने से मेरे तो कई रिलेटिव ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं कहा कि सुने हैं कि आपके यहाँ कोर्स होता है, मुझे भी कोर्स करनी है। लोग अपने से पैसा लेके आए और कोर्स किया उन्होंने। अलग बात है कि वो कोई कहीं और काम करते हैं, इसलिए अभी उन्होंने वेलनेस सेंटर नहीं ओपन किया है जॉब के कारण, लेकिन उनकी ये सोच है कि मैं जुड़ा हूँ, नॉलेज रहेगा तो आने वाले समय में। हमारे एक दो रिश्तेदार तो कह रहे थे कि हम रिटायरमेंट के बाद वेलनेस सेंटर खोलेंगे। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। इसके लिए मैं एमडी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आए। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग करना न करना अलग बात है, लेकिन अगर अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने कोर्स किया है तो आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हो, आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, और परिवार के साथ साथ आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी मदद कर सकते हो। जैसे पहले क्या होता था, हार्ट अटैक लोग कहते थे कि 3 बार आएगा तब आदमी एक्सपायर होता था, तीसरी बार हार्ट अटैक में खतरा होता था, 2 बार आदमी बच जाता था। लेकिन आज यह क्या स्थिति है कि 1 बार और पास में नजदीक भी हॉस्पिटल है तो आदमी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य मित्र उस घर में है, पड़ोस में है, तो उस व्यक्ति की जान बचा सकता है और उसके हॉस्पिटल तक पहुंचाने तक उसकी मदद कर सकता है। इसलिए काम आदमी करे न करे, लेकिन एक कोर्स करना बहुत जरूरी है अगर वो अपने परिवार को स्वस्थ और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है तो। और इसीलिए हमारे यहाँ तो बहुत सारे BMS MBBS डॉक्टर जो हैं वो भी एक्वाप्रेशर थेरेपी को समझने के लिए कोर्स कर रहे हैं। और मेरे यहाँ तो मैं अपनी टीम में पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है और सारे लोग ने बीड़ा उठा लिया है कि हमें अपने रिश्तेदारी में, परिवार में जो भी हमारे जानने वाले परिचित हैं, उस घर में हमें स्वास्थ्य मित्र जरूर बनाना है और स्वास्थ्य मित्र बना करके उस परिवार की मदद करनी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मित्र आपके या मेरे घर की नहीं बल्कि भारत के हर एक घर की जरूरत है, हर एक घर में। और एक बहुत बहुत इम्पैक्टफुल बात उन्होंने कही कि भारत के कुछ घर ऐसे भी हैं जहां पर खाने से ज्यादा दवाइयों का खर्चा है, जहां पर डॉक्टर की फीस आपने बताई सर कि वो देने में ही व्यक्ति की पूरी इनकम चली जाती है। और ये होता है क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियों को, छोटे छोटे हेल्थ के इश्यूज को नजरअंदाज करते हैं। वरना आयुर्वेद में तो आपको ये भी सिखाया जाता है कि एक बुखार जो आपको एक दिन का आया हुआ है वो भी आपको कोई ना कोई बता के गया है कि आपकी बॉडी के फंक्शन में यहाँ दिक्कत है, इसको आप ठीक कर लें। लेकिन इस सोच के लिए अमूल्य हब्स आपके लिए तत्पर है हर जगह पर। और अगर आप स्वास्थ्य मित्र को लेकर अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, स्वास्थ्य मित्र जैसे प्रोग्राम के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप अमूल्य को समझ सकते हैं। या फिर अगर आप अमूल्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्वास्थ्य मित्र समझ सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। अब सर थोड़ा सा अगर हम स्वास्थ्य मित्र के तरफ से अगले मोड की ओर रुख करें और हम थोड़ा सा बिजनेस पर्पज पर आए, और जो एक बहुत बड़ा सवाल जो बहुत सारे लोगों का है, उस सवाल को अगर हम समझे तो एक चीज है कि हर एक लीडर जो है वो कभी ना कभी रिजेक्ट होता ही है। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो ये बोल दे कि मैंने 100 प्लान दिए और मैं 100 में सफल हो गया। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहा है। रिजेक्शंस आर द पार्ट ऑफ लाइफ और रिजेक्शंस ही इंसान को मजबूत बनाते हैं, जो मेरा मानना है। तो कभी कोई आपका बहुत क्लोज इंसान जो आपको बिजनेस में आने से आपको मना कर जाए, या फिर कहीं आपकी टीम का वो व्यक्ति जिस पर आपका बहुत ट्रस्ट है, बहुत विश्वास है, वो एक दिन आकर बोले आपको कि सर मैं ना अब आपके साथ काम नहीं कर सकता और मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया, मैं दूसरी जगह जा चुका हूं। उस समय पर, उस एक अवस्था में आप अपने मानसिक अवस्था को कैसे स्टेबल करते हैं, आप मेंटली कैसे स्टेबल करते हैं? देखिए सर, पहली चीज तो मैं बता दूं, इस सेक्टर में सबसे पहले जो आपका खास व्यक्ति होता है वही मना करता है। तो पहले तो मेंटली आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजेक्शन झेलने की जिसके पास क्षमता नहीं है वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। लीडर अगर बनना है तो आपको रिजेक्शन सहना पड़ेगा। क्यों? उसका कारण है क्योंकि यही रिजेक्ट करने वाले लोग आपको मास्टर भी बनाएंगे। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि वो आपसे निगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के सवाल पूछेंगे और आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो उसका जवाब ढूंढेंगे और बार बार उनका जवाब ढूंढेंगे तो एक दिन आप मास्टर हो जाएंगे। इसलिए जो
रिजेक्शन है वो आपको मजबूत बनाता है, और वो आपको, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, पुरुष 3 प्रकार का होता है, सोच के अनुसार, लंबाई चौड़ाई कलर के अनुसार नहीं। पुरुष 3 प्रकार का होता है, एक निम्न पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक उत्तम पुरुष। निम्न पुरुष वो पुरुष होता है जो मार्केट में आने वाले रिजेक्शन के बारे में पहले सोच लेता है और अपने काम को शुरू ही नहीं करता। उनकी कोई अपनी पर्सनल लाइफ नहीं होती, वो परजीवी होते हैं, वो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको पूरा रिश्तेदार, पूरे परिवार, पूरा गांव भी नहीं जान पाता कि इस नाम का व्यक्ति भी है, क्योंकि वो परजीवी होता है, उसका अपना कोई वैल्यू नहीं, कोई मानसिकता नहीं होती, क्योंकि वो आगे कुछ करना चाहता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि काम करेंगे तो रिजेक्शन आएगा। दूसरे नंबर का होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वो पुरुष होता है जो काम शुरू तो करता है, लेकिन जैसा आपने कहा कि जैसे ही रिजेक्शन उसको मिला तो झोला टांग देता है, कहता है बस मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तीसरे नंबर का होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वो पुरुष होता है जिसके जीवन में जितनी भी कठिनाई आती है वो उतने ही डबल जोश के साथ वो आगे बढ़ता है और एक दिन वो अपना इतिहास बनाता है। तो सर मैं इस कैटेगरी में आता हूं। मेरे सामने लाख नेगेटिविटी आए, लेकिन अगर मैंने लक्ष्य बना लिया है तो मुझे उसको, और जो व्यक्ति रिजेक्शन से डरता है, नेगेटिविटी से भागता है, वह कभी लीडर नहीं बन सकता, वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। इतिहास वही बनाता है। जैसा कि आपने भी सुना होगा, मेरे यहाँ एक नेता थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो विद्यालय पढ़ने आ सके, तो अपना कपड़ा निकाल के नाव वाले को दे देते थे और अपने तैर के आते थे, क्योंकि नाव का पैसा देने के पास पैसा नहीं होता था। और यूनिवर्सिटी में आते थे, पढ़ते थे और राजनीति भी करते थे। उसके पहले वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रह के पढ़ते थे, लेकिन रिश्तेदार को जब पता लगा कि ये तो नेतागिरी कर रहा है, तो उन्होंने, रिश्तेदार ने उनको घर से निकाल दिया। अब उनका घर नदी के उस पार था, तो अपना नदी पार करके आते थे। और उस व्यक्ति का साहस देखिए कि बाढ़ में भी वो व्यक्ति नदी तैर करके आता था और कपड़ा नाव वाला लेके आता था। और वही विद्यार्थी, वही व्यक्ति आगे चल के लाल बहादुर शास्त्री बना और देश के प्रधानमंत्री बने। तो इतिहास हमेशा ऐसे लोग ही बनाते हैं, उत्तम पुरुष बनाते हैं, इसलिए नेगेटिविटी कोई इशू नहीं है। एक चीज जो सर ने बोली है, यहाँ पर केवल पुरुषों के बारे में बात नहीं करी जा रही, ये भी आप क्लियर कर दीजिए। जी। पुरुष केवल एक अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, वरना वहां पर सर व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं, जो इंसान है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनकी 3 ही कैटेगरी होती हैं जो सर ने बताई है। एक निम्न कैटेगरी, जहां पर आप रिजेक्शंस या कल क्या होगा ये सोचकर आज कदम उठाते ही नहीं। दूसरा जो आपने बताया कि मध्यम पुरुष, वो उठा तो लेते हैं मजबूरी में कदम, लेकिन एक बारी कुछ भी उनके पैर के नीचे अगर कुछ आ गया तो उनको लगता है नहीं अभी नहीं जाना था, पीछे आ जाए। और एक वो व्यक्ति जिनको पता है कि जब चलना ही है नंगे पैर तो कांटे भी चुभेंगे, कांच भी चुभेगा, लेकिन सामने वाली जो मंजिल है, जब वहां पर पहुंचोगे तो इन जख्मों का हिसाब आपकी सफलता लोगों को बड़े आसानी से, बड़े गर्व के साथ दे देगी। और उसी कैटेगरी में आपने चीजों को अपने रखा है। आपने लीडरशिप की बात करी है सर। डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप और स्पॉन्सरशिप दोनों बहुत जरूरी हैं, दोनों के मापदंड बहुत अलग है। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि आप कितने लोगों को अपने साथ उस सिस्टम को इनरोल, या फिर हम बोलें कि उस सिस्टम से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और अगर आप जिनको भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उनको अगर आपका वो सिस्टम पसंद आता है, तब जाके वो आपके साथ आगे काम। लेकिन एक जो बहुत बड़ा जो एक दायरा है कि हर एक व्यक्ति जो स्पॉन्सर करके लेकर आ रहा है, जरूरी नहीं है वो लीडर हो। तो आपके दृष्टिकोण में, आपके हिसाब से एक अच्छे स्पॉन्सर और एक महान लीडर में क्या फर्क है? देखिए, स्पॉन्सर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन लीडर हर व्यक्ति नहीं बन सकता। स्पॉन्सर तो आप 50 लोगों के बन सकते हैं, लेकिन लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर बनने के लिए आपके अंदर लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। और लीडर की क्वालिटी का मतलब यह है कि लीडर वो होता है जो लीड कर सके, और लीड करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जानकारी में 3 चीजें: प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी और प्लान ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी में, जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज, आप लीडर तो बन गए, लेकिन अगर आप जिस व्यक्ति को आपने स्पॉन्सर किया है, जिस सपने को दिखा करके आप उस व्यक्ति को संस्था में लाए हैं,
अगर उस व्यक्ति के सपने को पूरा नहीं कर सकते तो आप लीडर कहलाने लायक नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, दुनिया आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पहले आपको उस योग्य बनना पड़ेगा। अगर हम फील्ड में जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारी बात में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारी पर्सनालिटी में वो समानता दिखाई देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पॉन्सर हैं, लीडर मानते हैं अपने आप को, लेकिन फील्ड में जाते हैं तो पता लगा उनको प्लान भी ढंग से समझाने नहीं आता। तो सामने, अब एक चीज बताइए, आप कोई आपका साथी एज ए लीडर आपको लेके जा रहा है, लेकिन आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। अब आप एक चीज बताइए, क्या वह व्यक्ति आपको अपना लीडर मानेगा? स्पॉन्सर तो मान लेगा कि भाई आपने उसका परिचय कंपनी से कराया, कंपनी में जोड़ दिया, लेकिन जिस व्यक्ति को वो नहीं समझा पा रहा है और वो आपको लेके जा रहा है और आप भी उस व्यक्ति को नहीं समझा पा रहे हैं, तो स्पॉन्सर तो आप बन गए, लीडर जीवन में कभी नहीं बन पाएंगे। तो लीडर के अंदर लीड करने की, अपनी टीम को आगे ले जाने की क्वालिटी होनी चाहिए, यही अंतर है। बहुत बहुत अच्छी बात करी है सर ने। लीडर के बारे में हमेशा यही सुनने में आया है कि लीडर इज द पर्सन हु लीड बाय एग्जांपल्स। मैंने एमडी सर से एक बात सुनी है, अच्छा सुपरवाइजर वही होता है जो एक अच्छा लेमैन रहा हो। जिस व्यक्ति ने जमीनी स्तर पर काम करा है और काम करके खुद को बनाया है, जब वो लीड करने में आता है तो उसके पास एग्जाम्पल्स होते हैं, नॉलेज, जो बात करी नॉलेज भी होता ही है, और साथ में उसको पता होते हैं कि किस व्यक्ति के कौन कौन से पेन पॉइंट्स हैं, पेन पॉइंट्स पर हमें काम करना होता है। और लीडर और स्पॉन्सर में यही फर्क है जो सर ने बोला कि स्पॉन्सर तो वो व्यक्ति है जो आपको कंपनी में लेकर आया, लेकिन कंपनी में लेकर आने से कंपनी में सफल बनाने तक का जो सफर पूरा करवाता है उसी को लीडर कहते हैं। यस, राइट। सो एक बहुत बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। एक सवाल जो मेरे मन में अभी है, और हो सकता है वो आपकी मदद बहुत अच्छे से कर पाए, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उनकी मदद बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। आज कोई भी फ्रेश व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं, उसकी जानकारी है, अमूल्या से नहीं है, या कोई भी नया डायरेक्ट सेलर जो आज ज्वाइन कर रहा है और वो 90 दिन तक, अगले जो 90 दिन है उसमें वो फॉलो करता है जो भी आप उसको गाइडलाइन देते हो, जो भी आप गाइडेंस देते हो, तो कौन सी ऐसी 5 आदतें हैं जिन आदतों को फॉलो करके वो अपने अस्तित्व को एक लीडर में बदल सकता है? देखिए सर, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि यूज द प्रोडक्ट, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट को यूज नहीं किए हैं तो उसके बारे में हम गारंटी से या दिल से ये नहीं कह सकते कि नहीं इसमें दम है। तो पहली चीज तो हमें प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। अगर हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि देखिए गारंटी या विश्वास मार्केट में नहीं मिलता। या आप किसी मार्केट में चले जाइए, 5 किलो विश्वास लेके आ जाइए, जेब में रख लीजिए, विश्वास हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा, तो लोगों को बताइए जो आपके परिचित लोग हैं। साथ में आप एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि नाम तो मेरे मोबाइल में हजारों हैं, लेकिन 5 आदमी से बात करने के लिए, 5 आदमी के पास जाने के लिए समझ में नहीं आ रहा किसके पास जाए। तो सेकंड बात तो मैं यही कहूंगा कि दूसरी बात यह है कि भाई आप लिस्ट बनाइए। और तीसरी चीज कि आप नॉलेज गेन करिए। मैं तो कहता हूं कि काम आप कोई तब तक शुरू मत करिए जब तक कि आप उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लेते। क्यों? क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है तो 10 करोड़ रुपया भी आपको दे दिया जाए तो उसका आपका कुछ नहीं हो सकता, एक दिन वो पूंजी भी जीरो हो जाएगी। तो तीसरे नंबर पे आप नॉलेज लीजिए, कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, प्लान के बारे में, हर तरह से नॉलेज लीजिए। बल्कि एक कॉपी ले लीजिए और उसको लिख लिख के पूरा भर दीजिए, प्रोफाइल के बारे में या प्लान के बारे में। उसके बाद फिर लोगों से मिलिए और मिलने के बाद आप उनको अमूल्या के बारे में बताइए। आज क्या है, बहुत सारे लोगों को बता नहीं पाते। उनका ये सोच होता है कि लोग क्या कहेंगे, जबकि मैं आपको बता दूं, छोटा वो व्यक्ति होता है जो जिसका हाथ ऐसे होता है, जो किसी से कुछ मांगने जाता है। जिसका हाथ ऐसे होता है वो कभी छोटा नहीं होता। और हमारे यहाँ तो हमेशा हाथ ऐसे
ऐसे रहता है। क्यों? क्योंकि या तो हम किसी को स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य देने जाते हैं, या तो किसी को रोजगार देने के लिए जाते हैं। इसलिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा कि हम मांगने नहीं जा रहे हैं, हम देने जा रहे हैं, और देने वाला कभी छोटा नहीं हो सकता। इस भाव के साथ आप फील्ड में जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सर कि फोल्डर लेते हैं, चौपट के अपने पीछे वाले पॉकेट में रख लेते हैं, सोचते हैं कि कोई देख न ले कि ये भी मूल्य कर रहे हैं। भाई आप बिजनेस करने के लिए जाते हैं, एक टाटा प्रचार दे दे के नमक बेचता है, और आप लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए जा रहे हैं, लोगों को रोजगार देने के लिए जा रहे हैं। आप संकोच कर रहे हैं कि हम कैसे कहें मामा के लड़के से, वो क्या कहेगा। तो इसको नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसके बाद जब नॉलेज लेके हम जाएंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, फील्ड में चले जाएंगे, कोई उनके पास लिटरेचर नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। मैं तो लोगों से पूछता हूँ कि आपने सामने वाले से क्या बात की? मैं तो नहीं था, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइए, वही बात कोई आकर के आपसे करता तो क्या आप जुड़ जाते? तो सामने वाला कहता नहीं, फिर वो नहीं जुड़ रहा है तो गलत क्या कर रहा है? तो ये 5 चीजें उनको करनी पड़ेगी अगर सक्सेस होना है तो। मतलब आपके हिसाब से पहली जो चीज है वो है सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स का यूज करना जी, दूसरी है लिस्ट बनाना जी, तीसरी है नॉलेज लेना, चौथी है लोगों के साथ शेयर करना, और पांचवी जो मुझे समझ में आई है कि अपना मूल्यांकन करके अपने आप को सुधारना। जी, जी, राइट। ये 5 चीजें जो सर ने बताई हैं, ये सच में आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। क्योंकि बहुत बहुत अच्छी बात मैंने किसी के माध्यम से सुनी थी। इंसान दुनिया में हर एक इंसान से झूठ बोल सकता है, इंसान दुनिया में भगवान से भी झूठ बोल सकता है, इंसान दुनिया में आईने में दूसरी तरफ खड़े हुए उस इंसान से झूठ नहीं बोलता जहां पर वो अपना प्रतिबिंब देखता है। यस, यस। और इसलिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है, क्योंकि मूल्यांकन की बात लोग करते नहीं है। स्पेशल इनडायरेक्ट सेलिंग में लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा मंत्र हमारी अपलाइन हमको दे देंगी, कुछ ऐसा मंत्र हमारे लीडर हमको दे देंगे जिसको हमने कॉपी करा और वो हो जाएगा। लेकिन खुद का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। और ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूं, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है इस मामले में कि पहली बार जब आप बात करते हो सेल्फ एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, कि आपने जो बात रखी है सामने वाले के साथ में, उसको कितना आपने खुद सुना है। इसीलिए शायद आजकल जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जाती है तो वहां पर एक डेमो कॉल्स की व्यवस्था होती है, जहां पर आप किसी के साथ बात जो कर रहे हैं वो डेमो पहले ही आपके साथ होता है, और अगर आप उस पर सेटिस्फाई हैं तब आप आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ते। तो बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में, क्योंकि आपका अनुभव बहुत अच्छा है और इस अनुभव को हम साकार रूप के साथ देखना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि समय की एक सीमा होती है सर, समय की सीमा का थोड़ा सा हम उसकी बाउंड्री में बंधे हुए हैं, और इसीलिए जाते जाते एक एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपका जो भी पॉडकास्ट यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी लोग आपको सुन पा रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आपका एक मैसेज क्या है जिससे वो अपने आप की ग्रोथ को देख पाए? पहली चीज तो सर मैं एक चीज बताऊंगा, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है ना कि आदमी का डेवलपमेंट उसकी सोच पे निर्भर करता है। इस सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर, ज्ञान देने वाला गुरु, और पैदा करके पाल पोस के बड़ा करने वाला माता पिता, सारे लोग मिलके भी अगर चाहें आपका भाग्य बदलना, तो आपका भाग्य नहीं बदल सकते जब तक कि आप अपना भाग्य खुद बदलना नहीं चाहते। तो सोच तो बदलना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पहली चीज तो ये अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया में कोई दूसरे के लिए नहीं करता। लेकिन अगर आप किसी संस्था में जुड़े हैं तो जिसने भी आपको इस संस्था में जोड़ा है उसका धन्यवाद करिए कि आपने मुझे इतनी अच्छी संस्था से परिचय करा दिया, इतनी अच्छी संस्था में जोड़ दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वहां से अपनी सोच को बदलिए कि यह मैं जो करूंगा वो अपने लिए करूंगा, अपने सपने को पूरे करने के लिए करूंगा। देखिए आपके काम करने का, सोच का सब कुछ बदल जाएगा। आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। सिर्फ इतना सोच रखना है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। एक बहुत बहुत बड़ी बात सर ने कही है कि इंसान जब सुबह उठता है ना, तो वो हमेशा उसका दिन कैसा रहेगा ये उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो कहीं पर जा रहा होता है तो वो यात्रा कैसी रहेगी ये उसकी सोच पर डिपेंड करती है। क्योंकि आपकी सोच और आपका निश्चय जितना दृढ़ होगा, आपका रास्ता उतना आसान होगा और आपको उस रास्ते पे उतना ही मजा आएगा।
सर बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ बात करके बहुत मजा आया और आई थिंक कि दर्शकों को भी बड़ा मजा आया होगा आपके सारे के सारे अनुभव को लेकर। अगली बार जब हम मिलेंगे इस पॉडकास्ट में तो यही उम्मीद है कि जब अगली बार मिलेंगे तो वाकायदा आपका लेवल भी अप होगा, वाकायदा आपकी ग्रोथ भी हो रही होगी और वाकायदा आपकी टीम से भी कई सारे लोग इस मंच पर होंगे। लेकिन एक चीज मैं जब आपसे बात करूं तो आप सबसे एक ही बात है कि आप अगर यहां तक पहुंचना चाहते हैं तो इन पॉडकास्ट को देखने के साथ में जो आपने सीखा है, जो समझा है, जो सोचा है, उसको अपने एक्शंस में तब्दील करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सोच भी आपके कर्म के साथ ही संयम बनाकर, संयोजन बनाकर ही आपको सफलता प्राप्त करा सकती है। और उस सफलता की जरूरत आपको है। आपके घर की परेशानियों को आपके सफल होने का इंतजार है, आपके घर के सिचुएशंस को बदलने के लिए आपके सफल होने का इंतजार है, आपके परिवार का हर एक सदस्य आपके सफलता का इंतजार कर रहा है। और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आज के समायोजन से, आज के जो पॉडकास्ट से, आज के जो दीक्षित सर ने जो भी आपको बताया, उस सभी की सभी बातों से जो आपने सीखा है उसको अपने एक्शंस में लाना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में अगले व्यक्ति के साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदला है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ आसान करा है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बात आपको इस पूरे पॉडकास्ट में सबसे पसंद आई हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इस वीडियो को लाइक करें और इसके साथ अपने आसपास के उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, जो अपनी सोच को बदलना चाहते हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।